बच्चों, आपके स्क्रीन पर संचयन जो कि कक्षा 10 का दूसरी पुस्तक है, संचयन भाग 2। आप लोगों ने 9 में संचयन भाग 1 पढ़ा है। आज आपको मैं संचयन भाग 2 की पहली कहानी हरिहर काका के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपके सामने विषय सूची है जिसमें आपको 3 लघु कहानियां पढ़नी है। पहला है मिथिलेश्वर द्वारा लिखित हरिहर काका, दूसरा है गुरुदयाल सिंह द्वारा लिखे हुए सपनों के से दिन, और तीसरा है राही मासूम रजा का लिखा हुआ टोपी शुक्ला, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग हरिहर काका के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर सर्वप्रथम हरिहर काका का संक्षिप्त परिचय है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। घर वह जगह है जो अपने सुख दुख में, आपत में, विपत में, बीमारी में, हर्ष में, उल्लास में एक साथ काम आना सिखाता है। एक दूसरे के लिए उन्नति के मांग को प्रशस्त करने की सीख और अवसर देता है। धर्म स्थल इसी अपनेपन को, इसी सहृदयता को, सहयोग की इसी भावना को आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने के समक्ष और संस्कार को सिखाता है। यदि कभी किसी मामले में घर और धर्म स्थल यानी परिवार और प्रभु दरबार दोनों को अपनी भूमिका छोड़कर अपना मूल स्वभाव को अगर तिलांजलि दे दे तो क्या होगा। हरिहर काका के माध्यम से लेखक ने यही बताने की कोशिश की है। समाज में अराजकता और अनाचार फैल जाएगा, अन्याय बढ़ जाएगी, और जैसा कि हरिहर काका के साथ हुआ था। मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन में नहीं बल्कि हमारे आस्था के प्रतीक धर्म स्थलों में जो स्वार्थ लोलुपता आ गई है उसको उजागर किया है। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति हैं। वैसे उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर न चले यह सीख देने के लिए एक ठाकुर बाड़ी भी है। लेकिन हरिहर काका की विडंबना देखिए कि यही दोनों उनके लिए काल और विकराल बन जाते हैं। ना तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है और ना ही मठाधीश को। दोनों उनके सुख नहीं दुख देने में, उनका हित नहीं अहित करने में मगन है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, हरिहर काका की जमीन को हथियाना। इसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ छल बल कल का ही प्रयोग क्यों ना करना पड़े। पारिवारिक संबंधों में भातृभाव की बेदखल भाव पसारती यह कहानी हरिहर काका के मार्मिक चित्रों का वर्णन करती है। धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब करती यह कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर करती है। यह हरिहर काका की पृष्ठभूमि है जिसका विस्तृत कथा अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। बच्चों, हरिहर काका के द्वारा मिथिलेश ने अपने समाज में फैले हुए कई लोगों के बारे में बताया, जैसे नेता, ठाकुरबाड़ी के महंत, ग्रामवासी और उनके लालची प्रवृत्ति के भाई और भतीजे। प्रस्तुत पाठ मिथिलेश्वर द्वारा रचित है। इस पाठ में उन्होंने स्पष्ट किया है कि आजादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में कितना भयावह और जटिल हो गया। बदलाव के नाम पर लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। इस पाठ में मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं अपितु हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजाधारकों में भी जो स्वार्थ मनोवृत्ति घर कर गई है उसे दर्शाया है। हरिहर काका एक वृद्ध तथा निसंतान व्यक्ति हैं। वैसे तो उनका संयुक्त परिवार है, लेकिन उनका जमीन जो कि 15 बीघे की है और जिसके कारण उसके रिश्तों में दरार पड़ गई है। गांव के लोग कुमार्ग पर न चले इसके शिक्षा देने के लिए एक ठाकुर बाड़ी भी है। लेकिन हरिहर काका के लिए परिवार और ठाकुर बाड़ी दोनों ही काल और विकराल बन जाते हैं। जब हरिहर काका को न परिवार का सहारा मिलता है और ना ही ठाकुरबाड़ी का, न परिवार को हरिहर काका की चिंता होती है और ना ही ठाकुरबाड़ी को। दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, किसी भी तरह हरिहर काका की जमीन को हथियाना।
समाज के कथित ठेकेदार हरिहर काका से सहानुभूति तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सच्चा हितैषी हरिहर काका का नहीं होता है। चाहे वो ग्राम के नेता हो, चाहे वो ठाकुरबाड़ी के महंत हो, चाहे वो उनके अपने संगे भाई हो, उनके पुत्र और पुत्रवधू क्यों न हो, सभी का व्यवहार हरिहर काका के प्रति बहुत क्रूरता पूर्वक रहता है, जिसे देख करके हमें ये शर्म आती है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। इसलिए परिवार के लोगों और ठाकुरबाड़ी के मठाधीश ने हरिहर काका के जमीन हथियाने के लिए छल, कपट और बल का सहारा लिया। उन्होंने कई तरह के जुल्म और अत्याचार हरिहर काका पे किए। सर्वप्रथम उनके भतीजों ने और उनकी पत्नियों ने उनके साथ दोहरा व्यवहार करना शुरू किया। सभी को अच्छे भोजन परोसे जाते थे, लेकिन हरिहर काका को रूखा सूखा खाना दिया जाता था, जिससे नाराज होकर हरिहर काका ठाकुरबाड़ी भाग गए थे, ताकि उन्हें ऐसा लगता था कि मठ में जाने के बाद उन्हें सहानुभूति मिलेगी, पर दरअसल वहां तो एक राजनीतिक कुचक्र हरिहर काका का इंतजार कर रहा था। परिवार के लोग और ठाकुरबाड़ी के मठाधीश हरिहर काका के जमीन हथियाने के लिए छल, कपट और बल का सहारा ली। पहले तो उन्हें अच्छे भोजन का लालच देकर के मठ में रुकने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन तथाकथित भतीजे और भाई उन्हें मनाने के लिए मठ में चले आए और हरिहर काका को मजबूर होकर वापस अपने भाई भतीजों के पास घर लौटना पड़ गया। हरिहर काका को ऐसा लगा कि घर लौट करके उन्हें उनके भाइयों और भतीजों का प्यार और सहानुभूति मिलेगा, परंतु वो एक षड्यंत्र था। दरअसल उनके भाई और भतीजे उनके जमीन को हड़पने के लिए उन्हें वापस लेकर आए थे। जब उन्हें गांव के लोगों से ये पता चला कि ठाकुरबाड़ी का महंत हरिहर काका की जमीन को हथियाना चाहता है और इसीलिए वो हरिहर काका को मठ में लेकर गया है। हरिहर काका जब मठ में जाने को तैयार नहीं हुए, तब मठ के लोगों ने हरिहर काका को जबरदस्ती बंधक बना लिया। उनका हाथ पैर बांध करके उन्हें एक अंधेरे कमरे में पटक दिया। बाद में उनके भाई और भतीजे पुलिस की सहायता से मठ में गए, परंतु उन्हें वहां पर हरिहर काका नहीं नजर आए। लेकिन इसके बावजूद गांव वाले की सहायता से जब वो वापस से मठ में गए तो तब उन्हें वहां पर कुछ हलचल सी नजर आई। अभी आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं कि हरिहर काका के भाई और भतीजे गांव वाले मठ में जब जाते हैं पुलिस को लेकर के और दरवाजा खोला जाता है तो एक अंधेरे कोठरी में हरिहर काका का हाथ मुंह बांध करके बंधा हुआ और जमीन पे गिरा हुआ चित्र आप देख रहे हैं। दरअसल मठ के महंत ने हरिहर काका को एक कमरे में जबरदस्ती बंद करके रखा हुआ था और जबरदस्ती कुछ कागजों पर उनसे हस्ताक्षर भी ले लिए थे, जो उनके जमीन हड़पने का एक षड्यंत्र था। गांव वाले की सहायता से वापस से हरिहर काका अपने गांव वापस आते हैं और वापस से अपने भाई भतीजे के पास चले आते हैं, लेकिन वो बहुत चुप और गुमसुम रहने लगते हैं। जब लेखक, जो उन्हें रिश्ते में चाचा कहते थे और बचपन में लेखक को वो अपने कंधे पर बिठाकर गांव में घुमाया करते थे, जब उन्हें ये बात पता चली कि हरिहर काका को मात्र एक जमीन के लिए इतना जुल्म और अत्याचार किया गया है, तो वो अपने काका से मिलने उनके घर जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पर अपने हरिहर काका की दशा को देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरिहर काका गुमसुम से चुपचाप एक चारपाई पर बैठे हुए रहते हैं और वो लेखक के किसी भी सवाल का जवाब देने से हिचकते रह रहे थे, बसते रह रहे थे और चुपचाप एक चारपाई पर बैठे हुए थे। लेखक ने बहुत प्रयत्न किया कि वो हरिहर काका के मुंह से कुछ भी बोला पाए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, कहानी सुनने की कोशिश की, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार किए गए ये भी पूछने का प्रयत्न किया। उन्हें यह सलाह भी दी कि वो एक ट्रस्ट में अपने जमीन को दान दे दे, लेकिन हरिहर काका चुपचाप लेखक के इन सुझावों को सुनते रहे और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आप इस चित्र में देख रहे हैं हरिहर काका को उनके तीनों भतीजे पकड़े हुए हैं और एक हाथ में लठ भी लिए हुए हैं जो उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहा है।
बच्चों, ये चित्र हमारे समाज के लिए एक शर्मसार तस्वीर है और हमें कभी भी इस तस्वीर का साक्षी नहीं बनना चाहिए। हमें सदैव अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके सम्मान के लिए लड़ना भी चाहिए। बच्चों, हरिहर काका की कहानी मैंने आपको बताया। हरिहर काका चुपचाप गुमसुम से अपने घर पे बैठे हुए हैं। लेखक उनसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन हरिहर काका उनके किसी भी सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं होते। वो चुपचाप एकटक से लेखक का मुंह देखते रहते हैं, परंतु ना तो वो अपने भाई भतीजों के खिलाफ कुछ शब्द बोलना चाहते हैं और ना ही वो गांव के मठ या उनके महंतों के विरुद्ध एक शब्द भी बोलना चाहते हैं। बच्चों, हरिहर काका की यह मनोदशा एक कारुणिक दृश्य उत्पन्न करती है। हरिहर काका अभी भी उसी मनोदशा में पड़े हुए हैं। बच्चों, ये इस आखिरी पंक्ति में आखिरकार हरिहर काका वापस से अपने भाई भतीजों के पास ही रहने लगते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले 2 सिपाही को रख देते हैं, जो कि हरिहर काका के पैसे पर मौज मस्ती करते हुए आराम से खाते पीते और सुरक्षा के नाम पर हरिहर काका की सुरक्षा में लग जाते हैं। बच्चों, हरिहर काका की इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पैसों और स्वार्थ की वजह से अपने अपने के दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न लिखा हुआ है जिसका उत्तर मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी।